इसमें अपन ने मैथ के क्वेश्चन लिए हैं जो साइंस वाले पार्ट में आए थे। ठीक है, तो उनको कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ट्रिक से। ठीक है, और ये इस वीडियो का सेकंड भाग है, पहला भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन था कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना मीटर दिया है, तो भुजा की लंबाई बताओ कितनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्षेत्रफल वाला, तो हमें पता होना चाहिए उसका क्षेत्रफल होता कितना है। मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का यहाँ मान दे दिया गया, कितना मान दिया गया 101, 1 सही 400, और बराबर क्या लिख देंगे हम, भुजा का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो इसको हम बदलते हैं इन प्रॉपर में, तो इसका इसमें गुणा करते हैं और जो उत्तर आता है उसका ऊपर वाले में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक तरह से। यही अपन ने पढ़ा है ना। 400 का 101 में अपन गुणा करेंगे तो हो जाएगा 404,001, तो उत्तर होगा 404,001 और बटे में 400। ठीक है, इतना हुआ। अब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे। जब स्क्वायर जो होता है ना, वर्ग जो होता है वो दूसरी साइड में जाता है तो क्या लग जाता है, रूट आ जाता है। आ गया। अब हमें पता है 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल होता है 20। 404,001। ठीक है, अब देखो 404,001 का वर्गमूल कितना होता है नहीं पता है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका भी हम बता देते हैं। 404,001 भाग विधि से जो जोड़ा बना है, यहाँ पे 2 दूनी 4 होते हैं, 2 प्लस करके 4 आ गया। यहाँ पे 0 0 4 उतारेंगे, भाग टूटे की बिंदी 0 यहाँ पे आया, फिर 0 1 उतारा, एक बार भाग दिया तो कितना हो गया 401। तो कितना आ गया 201 आ गया। अब अपने को 20 का भाग 201 में देना है, तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, जब भाग दोगे इसका इसमें तो 10.05 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 20 का इसमें भाग देंगे 10.05, अतः उत्तर कौन सा सही हो गया, डी नंबर का हो गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है कि 5/7 का ऊपर -6 घात चढ़ी है, इसका व्युत्क्रम नहीं है, ऐसा पूछा गया। तो व्युत्क्रम नहीं है, इसको ढूंढने से अच्छा है हम इसकी कंडीशन निकाल देते हैं क्या क्या हो सकती है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब जो संख्या लिखी है उसको पलट के लिख दो, यही होता है। तो देखो इसको कितने प्रकार से अपन लिख सकते हैं। क्या बोला, व्युत्क्रम उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देते हैं 7 बटे कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बन जाएगी। या हम दोनों को अलग अलग घात दे दें, तो हमने दोनों को अलग अलग दे दी, या कंडीशन ऐसी बन जाएगी। या हम इसको फिर से पलट के लिख दें, मतलब माइनस की पावर चढ़ी हो, अगर इसको प्लस की घात करनी हो प्लस की, तो इस संख्या को हम अपन पलट देते हैं। तो इसको पलट दिया तो पावर कैसी हुई 6, तो 1 2 और 3 कंडीशन बन गई। अब देख लो इसमें से कौन सी मैच नहीं कर रही है। एक ये वाली इससे मैच कर गई है, इससे ये वाली मैच कर गई है, इससे ये वाली मैच कर गई है, ये वाली जो है ना वो अलग है, मतलब ये वाला, ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो मतलब अपना उत्तर कौन सा सही है, यही वाला सही है। ये क्रॉस का मतलब हमने गलत इस हिसाब से लगाया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए यही वाला सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और पूछा ये x का मान बताओ कितना होगा, -b -a और b। ठीक है, ये पूछा था। तो बिल्कुल आसान है। एक चीज पे अगर अपन ध्यान देंगे तो अपने को थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। देखना, देखो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ b आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x गायब है, मतलब x का मान निकालना और b है। मतलब एक चीज ध्यान दो, b देखो पीछे आ रहा है और a कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। तो कुछ हिंट मिल रही है कि यहाँ पे x की जगह पे भी क्या मान आएगा, a मान आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा a के 2 मान है, एक b पे -a है और c पे +a है, मतलब इन दोनों में से एक उत्तर सही है। ठीक है, एक उत्तर सही है, तो कैसे निकालना, तो देखो आंसर से सीधा निकालना है। तो x की जगह पे हम बारी बारी से रखते हैं, पहले -a रख के चेक करेंगे, फिर a रख के चेक करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों यदि बराबर आ जाए तो वही ऑप्शन अपना सही है। तो हम x की जगह पे -a रख के देखते हैं। यहाँ पे तो हम रखते हैं, तो -a + b अपॉन a - b बराबर, यहाँ पे भी हम रख दें -1, वो सॉरी -a
रख दिया हमने, ठीक है। देख लो एक्स एक्स की जगह पे हमने माइनस ए रख दिया, बाकी पूरा हमने सेम उतार लिया। अब सॉल्व करते हैं, यदि दोनों साइड बराबर आ जाए तो अपना उत्तर सही हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन तब भी अपने को ये पता चल जाएगा, अगर इससे उत्तर सही नहीं आया तब भी ये पता चल जाएगा कि अगला उत्तर सी है, मतलब सी इसका सही उत्तर होगा, जो पक्का है, ए ही आना चाहिए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे ये कट जाए, कैसे भी ऐसा करना है कि ऊपर नीचे कट जाए। उसके लिए क्या करना है कि दोनों ऊपर और नीचे सेम साइन आ जाए, सेम चिन्ह आ जाए, तो ये कट जाएगा। तो देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे ऊपर वाले के। ये देखो, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। माइनस कॉमन लेने का यही मतलब होता है, चिन्ह पलट दो, पलट गए, देखो अब सेम हो गया। अब वही काम यहाँ करते हैं, देखो दोनों माइनस के, माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेंगे ये दोनों प्लस के। क्यों प्लस के बचे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब क्या, इन दोनों के चिन्ह बदल देना। तो ए भी माइनस का था प्लस का हो गया, बी भी माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गई, माइनस वन बचा, इधर भी ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गई, माइनस बचा और वन बचा। तो यहाँ हमने देखा LHS बराबर RHS आ गया है। यदि दोनों साइड बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बी उत्तर सही हो गया, अपने को सी चेक नहीं करना है। बाकी इतना समझ में तो आ गया था कि पीछे देखो सब में बी बी करके आ रहा है, तो आगे ए करके ही आएगा। अब अपने को यही चेक करना था कि माइनस ए होगा कि प्लस ए होगा। माइनस ए रख के हमने चेक कर लिया, LHS बराबर RHS आ गया। अगर नहीं आता तो पक्का था कि सी ऑप्शन अपना सही हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल कौन सा सही है, -a, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सरल है, जो देखने में कठिन लगता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको देखना है, इसमें चीजें क्या क्या दी गई उस पर ध्यान देते हैं। इसमें चीजें दी गई हैं AEP बाई, मतलब AEP मतलब इसका मान दिया गया है बाई, ठीक है। अगला है PEB और इसका मान दिया गया है x, ठीक है। और DFQ इसका मान दिया गया है 3x, ठीक है। अब उसने पूछा है बाई का मान ज्ञात करो, मतलब इस बाई का मान ज्ञात करो। तो हमें ऐसी कुछ तिकड़म लगानी है कि अपना सवाल घूम के यहाँ पहुंच जाए 3x पे, ठीक है, मतलब बाई भी इधर ही कहीं पहुंच जाए। तो देखो अब देखो इसमें जो नियम लगते वो हम बता देते। सबसे पहले जब भी डायग्राम ऐसा बने, दो समांतर रेखाएं हो और एक उसको काटती हुई रेखा हो, तो हमेशा याद रखना इस पूरी लाइन का यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये होता है रेखीय युग्म, बोलते हैं इसको रेखीय युग्म। तो मतलब बाई और एक्स को जोड़ेंगे, किसको, बाई एक्स या एक्स प्लस बाई जोड़ेंगे, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किससे हो रहा है, रेखीय युग्म द्वारा, ठीक है। अब देखना एक चीज, हमें बाई का मान चाहिए, बाई का ही तो चाहिए। अगर हम एक्स का मान प्राप्त कर लें और उस मान को हम यहाँ रख दें तो बाई का मान आराम से निकल आएगा। तो हमें एक्स का मान निकालना है कैसे भी। अब देखो एक्स यहाँ पे दिया और 3x यहाँ पे दिया, 3x टाइम पास को तो दिया नहीं होगा, ये यहाँ पे 3x का काम तो होगा ना। तो x को कैसे भी 3x के पड़ोस में लेके आते हैं मन। तो देखो कैसे लेके आ रहे हैं, तो देखो इसका जितना मान है इस लाइन का जितना मान है उतना ही इस लाइन का मान होगा, इस वाली का, ठीक है। अगर इसका x है तो इसका भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये बाई का मान ये वाला है तो इसका मान भी इसके बराबर होगा, इस बाई के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे अगर ये x का मान, इसका एंगल जो है x दिया है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। देख लेना चाहिए, यहाँ पे भी ये सेम ही सेम बनना है, देखो एंगल है ना। तो यहाँ पे भी x अपन कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, ये x है और ये 3x है। अब बताओ ये पूरी लाइन बन रही है, देखो कितने की बन रही है, 180 की बन रही है, 180 की। मतलब x और 3x को जोड़ेंगे तो 180 होगा, x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, रेखिक युग्म, ठीक है। ये पूरी लाइन, एक लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। 180 की लाइन जो है ना, अब यहाँ पे हम करके बता दें, जैसे ऐसा कहीं बना है ऐसा कि ये 3x है और ये x है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, फिक्स है। तो हमने x और 3x को जोड़ दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। x और 3x होगा कितना, 4x बराबर 180। 4 से 180 काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 45 आ गया। x का 45 आ गया और उस मान को हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे। तो हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, x की जगह पे कितना रख दिया, 45 प्लस बाई बराबर 180, ठीक है। ये वाली लाइन में है। अब देखो 45 का ट्रांसफर इधर कर देते हैं,
तो हमारा किसका मान निकल के आ जाएगा, बाई का 45, घटा दो कितना आ जाएगा 135 डिग्री आ गया। अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अगला देखते हैं सवाल अपन। चलो अगला सवाल आया है, और एमपी पुलिस में इसी प्रकार के सवाल आने इस बार भी, याद रखना। अगर इन सवालों को कर लिया तो आराम से कर लूंगे, ठीक है। अगला सवाल है वृत्त से संबंधित है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है। चलो डायग्राम बना के बताते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा आराम से आ जाएगा। ये एक वृत्त बना दिया हमने, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या क्या होती है, जो सेंटर से जाए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, और क्या दिया गया है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी ज्ञात करो। लंबवत दूरी ज्ञात करो मतलब एक जीवा हमने ये बना दी, ठीक है। कितने की, 8 सेंटीमीटर की हमने जीवा बना दी, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी गई है 6, तो त्रिज्या को भी हम इसी लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा लंबवत दूरी ज्ञात करो जीवा तक, केंद्र से, जरा केंद्र, और केंद्र से जीवा पर कैसी दूरी, लंबवत। लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री करते हुए। तो ये दूरी ज्ञात करने को बोला है। इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी नाम दे दिया। मतलब किसका मान पूछा है उसने, ओ ए का मान पूछा है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा कुछ डायग्राम बन जाए त्रिभुज और 90 डिग्री का, तो हमेशा याद रखना पाइथागोरस ही लगाना है इसमें, और कुछ नहीं लगेगा, पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। दे दिया हमने ओ बी का मान, ओ बी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ओ ए का मान हमें ज्ञात करना है, लंबवत दूरी है, तो ओ ए लिख दिया। ए बी का मान कितना है, इतना किसका मान है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है 8 है, तो यहाँ से बीच में तो हमने 2 भाग कर दिए, तो इसका कितना रह जाएगा 4 4 4 4 8 होते, तो ये कितना रह गया ए बी का मान 4, तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 होता है, ओ ए स्क्वायर सेम टू सेम, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसका ट्रांसफर यहाँ कर देते हैं, तो 36 माइनस 16 बराबर ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर बराबर 36 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा 20। अब स्क्वायर जहाँ पहुँचा दूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्क्वायर किस में जाता है, रूट में। तो रूट 20 का निकालना है, तो गुणनखंड कर दो इसके कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 5, ये गुणनखंड हो गया। 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 5 का जोड़ा नहीं बना तो रूट में रह गया। तो ये हो गया इसका उत्तर, लंबवत दूरी का। कौन सा उत्तर 2√5 मैच कर रहा है, बी। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो गया, बी नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला फिर देख लेते हैं, एक और त्रिज्या से संबंधित ही सवाल है। तो इस सवाल में देखो सिंपल है बिल्कुल, देखो डायरेक्ट उत्तर मिलेगा इसका। देखना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखो हमने एक डायग्राम फिर से बना दिया सर्कल का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, लो 10 सेंटीमीटर होगी भैया त्रिज्या, ठीक है। अगला क्या पूछा, एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई बताओ। जिसने इस पॉइंट को समझ लिया उसको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। दीर्घतम जीवा क्या होती है, दीर्घतम माने होती है सबसे लंबी जीवा। ये क्वेश्चन ही बनता है वो, ठीक। सबसे लंबी जीवा किसको बोलते हैं, सबसे लंबी जीवा बोलते हैं व्यास, डायमीटर को, ठीक है। तो सबसे बड़ी मतलब व्यास का मान बताना है, तो याद रखना जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब त्रिज्या जो दी गई है उसको क्या कर दो, दुगना कर दो। व्यास क्या होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, और कहाँ से निकलती है, केंद्र से निकलती है जीवा, ऐसे करके। जब यहाँ तक ये 10 है तो ये पूरा कितना होगा, सीधी सी बात है कितना होगा, दुगना होता है। अगर यहाँ रख भी दोगे मान तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो डी का मान कितना हो गया, 20। तो यही दीर्घतम जीवा होगी। डायरेक्ट कैसे याद रखना, वृत्त की त्रिज्या दी गई, दीर्घतम जीवा पूछी। अगर ये पता चल गया कि ये व्यास होता है तो समझ जाओ ये खत्म हो गया। त्रिज्या का क्या कर दो, दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, वही व्यास होता है। तो कितना होता है 10 का दुगना 20। तो अपना उत्तर कौन सा सही हो गया, 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने है, किससे संबंधित है, प्रायिकता से संबंधित है। हम जो ट्रिक बताएं उस ट्रिक को बस ध्यान से रख लें, अपने दिमाग में रखना बस ध्यान से। अगर उसको ध्यान रख लिया तो और भी सवाल उससे संबंधित सब आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी प्रायिकता वाले सवाल में नंबर जो होगा, अगर नंबर दिया हो
पॉइंट करके, देखो 0 पॉइंट करके दिया, अगर पॉइंट करके नंबर दिया हो तो समझ लेना उसको 1 में से तुम्हें घटाना है। क्या सब याद रखना, 1 में से उसको घटा देना, बस यही डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। जब भी पॉइंट में प्रायिकता के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर पॉइंट में कोई संख्या दी है और ऐसा करके नहीं पूछी गई या कुछ भी पूछा गया, इतना याद रखना, 1 में से उसको माइनस कर देना बस। तो 1 में से इसको माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 0.45 बचेगा। अब उनको ऐसे में चाहिए, ऐसे में नंबर चाहिए ना, तो पॉइंट हटा देते हैं। तो पॉइंट हटाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ गया, ऊपर 45 नीचे 100 बचा। अब काट देते हैं जिससे, तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 ने में 45, 5 से इसको काटते, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो 9/20 आ गया। ये देखो डायरेक्ट मैच कर गया कि नहीं कर गया। जब भी पॉइंट में दिया जाए उसको 1 से घटा देना, डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अब ये कायदा क्या होता है वो बता देते हैं। तो प्रायिकता में कायदा होता है, किसी की भी प्रायिकता, किसी भी चीज की प्रायिकता और किसी भी चीज की प्रायिकता नहीं, मतलब ये हाँ और बार मतलब नहीं, हमेशा एक होती है। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, ये हाँ है, ये नहीं के लिए। तो यहाँ क्या बोली, वर्षा होगी, उसकी प्रायिकता कितनी, 0.55 होगी। ये होगी के लिए होता है और ये नहीं होगी के लिए होता है। ये नहीं के लिए होता है इसलिए इस पे बार आता है। तो होगी का कितना है, 0.55 है, और नहीं होगी का पूछा है, बार बराबर 1। अब इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो p बराबर 1 माइनस 0.55 करके आएगा, और घटाओगे तो 0.45 आएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे आगे, 0.45 में पॉइंट हटाओगे, 100 बढ़ेंगे, इसको इससे काटोगे तो 9/20 आएगा उत्तर, जो ये आया, जो हमने यहाँ डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन याद रखना। और भी चीज प्रायिकता की बता दें, प्रायिकता की जो लिमिट होती है वो इतनी होती है, याद रखना। मतलब प्रायिकता का मान 0 या 1 हो सकता है या बीच का हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा मान नहीं होता। या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या उसके बीच के मान होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना ये प्रायिकता का। और एक चीज याद रखना, अगर कोई घटना संभव है, पॉसिबल है, कोई घटना कैसी है, संभव है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। और अगर घटना असंभव है, असंभव या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित हो, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। इसको याद कर लेना डायरेक्ट। तो ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन इस पेपर। केवल वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो देखने में कठिन आते हैं और होते बिल्कुल सरल है, उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। अब ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, लंबाई 8, चौड़ाई 6 और इतने मीटर गहराई दी है एक घनाव गड्ढे की, घनावकार गड्ढा है उसकी, ठीक है। और 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उसको खोदने का खर्चा है, ठीक है। तो बताओ कुल कितना खर्चा आएगा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे गड्ढे को खोदने के लिए। तो देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसके मान। एल मतलब लंबाई, लेंथ 8 है, चौड़ाई मतलब b 6 है, और गहराई, गहरा हो या ऊंचा हो एक ही बात है, h कितना है, 3 है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए घनाव का क्षेत्रफल कितना होता है। तो घनाव का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू एच। तीनों को रख देते हैं, इन तीनों का हमें गुणा करना है, 24 की 4 144, 8 6 3 का गुणा करेंगे 144 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लग रहे हैं, मतलब 1 मीटर का खर्चा कितना है, 25 रुपए है। तो 144 मीटर का कितना होगा, 144 का होगा 144 गुणा 25। अब हमें इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कितना आता है, 25 चौको 100 का 0, 10 कैरी, 25 चौको 100, 10 110 का 0, 11 कैरी, 25 से कम 25 और 11 3600। तो उत्तर कितना आ गया, 3600 आ गया। और एक डायरेक्ट याद रखना, जब भी क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल निकाला जाए और उसमें रुपए भी दिए जाए, तो याद रखना क्षेत्रफल के उत्तर में हमेशा रुपए का मल्टीप्लाई होता है, हमेशा गुणा होता है। क्षेत्रफल में रुपए का हमेशा गुणा होता है। तो इतने रुपए का खर्चा आएगा उस गड्ढे को खोदने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अगले वीडियो में हम अगले पेपर को लेके आएंगे। तो इस प्रकार हमने एक पेपर खत्म कर दिया, भाग 1 और भाग 2 में। आज का जो था वो था भाग 2, और भाग 1 आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो देख लेना। अगले दिन अपन नया पेपर लेके आएंगे और उसके सवाल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।